नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप, कहा 40 सांसदों ने दबाई 400 की आवाज। कांग्रेस ने उठाए रैली पर सवाल। सीमा पर भारत नहीं चलाएगा पहली गोली, पाकिस्तान रेंजर्स से मुलाकात में गृहमंत्री का भरोसा। हंदवाड़ा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद। मुंबई ट्रेन धमाके में 12 दोषी करार, मकोका कोर्ट का फैसला। 14 सितंबर को सजा का ऐलान। हिंदी में भी मिलेंगे पासपोर्ट मैनुअल, विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश मंत्रालय की घोषणा। अनुवादकों की नियुक्ति पर जोर। औद्योगिक उत्पादन जुलाई में अनुमान से बेहतर, खनन, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन। कारोबारी साल की पहली तिमाही में चालू खाते के घाटे में भी आई कमी। आइए देखते हैं पहली खबर। संसद में गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि विकास रोकने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री की इस रैली पर ही सवाल खड़े किए हैं। चंडीगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस रही। उन्होंने सदन नहीं चलने देने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, जनसभा निचले सदन लोकसभा से बड़ी होती है, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाएं जनता के साथ साझा करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े जनादेश के बावजूद उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। मेरे भाइयों बहन, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब लोग अपने सांसदों से कामकाज का हिसाब मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। संसद को चलने में मदद कीजिए, आप संसद में चर्चा कीजिए, हमारे इलाके के सवालों के लिए चर्चा कीजिए, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, आप मोदी का हिसाब मांगिए, लेकिन संसद में जाकर के काम कीजिए। ये बात जनता जनार्दन ने सांसदों पर दबाव डालने का वक्त आ गया है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस रैली पर ही सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी वो एक राजनीतिक रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, परंतु उसका सारा खर्चा आम साधारण फ्लैट धारकों के द्वारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया। सत्ता के दुरुपयोग का प्रधानमंत्री के द्वारा इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 939 करोड़ रुपए की लागत से बने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देशवासियों को समर्पित किया। इस नए हवाई अड्डे पर बेहतर आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं कहूं कि एक जो बड़ी चिंता शायद दिख रही थी प्रधानमंत्री की कि राज्यसभा में जिस तरीके से या फिर लोकसभा में जो 40 सांसदों ने जो विरोध दिखाया सरकार के एजेंडे को लेकर, उसको लेकर एक बड़ी चिंता दिख रही थी। और इस चिंता को आप कैसे देखती हैं? पूरे सत्र के दरमियान हमने देखा कि दोनों तरफ से जिस तरीके से आक्रामक तेवर थे। देखिए, ये तो उनकी निराशा है सरकार की तरफ से कि जीएसटी बिल पास नहीं हो पाया और जो मॉनसून सेशन को प्रोरोग नहीं किया गया था वो 1-2 दिन पहले प्रोरोग भी किया गया, जिससे जाहिर था कि कोई चांस नहीं है स्पेशल सेशन बुलाने का, जो कि सरकार आशा कर रही थी कि स्पेशल सेशन बुला के हो सकता है जीएसटी को पारित किया जाए। और जो टाइम टेबल है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, 2016 में उसको रोल आउट कर दिया जाए। अब सरकार की तरफ से तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब तो ये टाइम टेबल 1 साल तो स्थगित हो ही जाएगा, 2017 में इसको रोल आउट किया जाएगा। और भी बिल्स हैं जो कि पास नहीं हो पाए क्योंकि पूरा सेशन ही वॉच आउट था और कांग्रेस ने बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया था विरोध में, कई चीज़ों के विरोध में।
और कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी ने भी यूपीए के दौरान एग्जैक्टली वही किया था जो आज हमारे को एक्यूज कर रही है बीजेपी। अब सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों में जो सामने रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लगा है कि शायद कांग्रेस पार्टी ये रणनीति स्टेट असेंबलीज में भी अपनाएगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जहाँ की व्यापक घोटाला हुआ, ललित मोदी को लेके वसुंधरा राजे को जो कटघरे में खड़ा किया राजस्थान की मुख्यमंत्री को, तो वहाँ भी वो हाउस को नहीं चलने देंगे। और ये भी पता नहीं है कि विंटर सेशन का क्या हल होगा। तो प्रधानमंत्री ने ये जाहिर है कि भाजपा ने शिफ्ट ऑफ गियर किया है और ये तय किया है कि इस मुद्दे को संसद का नहीं चलना, इस मुद्दे को अब वो जनता के बीच में ले जाएंगे और इसको कहेंगे कि ये अलोकतांत्रिक है। और ये प्रिपरेशन भी आप इसे देख रही हैं, अगले सत्र नहीं करने दिया जा रहा है, अगले सत्र से पहले की तैयारी के तौर पर भी देख रही हैं जिस तरीके का शिफ्ट हो रहा है गियर में सरकार के? जी हाँ, एक ये भी है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तक तो था कि संसद के अंदर ही ये चीज़ थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उनको साथ लाने की बात थी, बैक चैनल से बात करने की बात थी, लेकिन अब ये जनता के बीच में ले जाने का एक जो दिखाई दिया प्रधानमंत्री के तेवर से आज दिखाई दिया, ये निर्णय और बदली हुई रणनीति वो सामने आई है। और कहीं ना कहीं देखिए 44 सांसद हैं कांग्रेस के, बाकी पार्टियां तो चाहती थी संसद चले, कई चीज़ों पे डिफरेंसेस थे पर ओवरऑल संसद चले ये पार्टीज चाह रही थी। लोकसभा की मेजॉरिटी एक चीज़ होती है जो कि मेजॉरिटी की बात की जाती है, लेकिन राज्यसभा की मेजॉरिटी का होना भी वो मेजॉरिटी है। जहाँ की भाजपा की मेजॉरिटी नहीं है और पार्टियों की मेजॉरिटी है, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं भाजपा को बिल्स पारित कराने में। तो क्या नीरजा ये कहें कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस राज्यसभा भी जी क्या 40 का उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने, असल में वो जो 40 की चिंता, उससे ज़्यादा कहीं चिंता दूसरे सदन को लेकर थी और दूसरे सदन में बहुमत का ना होना उन 40 सांसदों के लिए प्लस पॉइंट था और इसीलिए सरकार को मुश्किल में डाला। बिल्कुल डाला। और बिल्स जैसे कि मैंने कहा, जीएसटी बहुत अहम मुद्दा था। जीएसटी एक बिल की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, जीएसटी एक इंटेंशन की तरफ से देखना चाहिए, एक संदेश की तरफ से देखना चाहिए जो कि सरकार देना चाहती थी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, देश के भी और बाहर के भी। और प्रधानमंत्री देना चाहते थे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा को आगे करेंगे और जो दिक्कतें आएंगी उनको हम साफ करते जाएंगे, वो रोड़े जो हैं उनको हम साफ करते जाएंगे। और ये मामला अटक के अब 1 साल और स्थगित हो जाना, तो ये तो बहुत ही खराब सिग्नल गया है जहाँ तक सरकार का मामला है। पर कहीं ना कहीं इतनी कटुता आ गई है विपक्ष और पक्ष के बीच में कि मुझे लगता है कहीं कैसे इसको दूर किया जाए। कई दिग्गज नेताओं ने कहा है कि संसद में उन्होंने ऐसी कटुता पहले कभी नहीं देखी है। शायद जब इमरजेंसी थी उस टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं दिखने में आया है कि सब अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसको नहीं क्रॉस किया जाता है कि संसद सेशन आफ्टर सेशन नहीं चलेगी। ये डर जो आज सामने आ गया है। पर एक आखिरी सवाल नीरजा, वक्त की कमी है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष और अब प्रधानमंत्री का तेवर है, मैं कहूँ कि उनके तेवर जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही विपक्ष कांग्रेस पार्टी पर सीधे आरोप लगा दिया, और विपक्ष यानी कि कांग्रेस को अगर मैं कहूँ तो शायद उनके पास कम संख्या बल के लिहाज से सबसे मुफीद रणनीति थी या रणनीति है उनके नज़र में, जिसने कि कम संख्या बल के बावजूद सरकार को मुश्किल में डाले रखा है। अब अगर ये दोनों पक्ष इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो फिर किस तरह की मुश्किलें आप देखती हैं लोकतंत्र के लिहाज से भी, कामकाज के लिहाज से भी संसद में? देखिए, बिल्स पारित नहीं होंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो पारित हल्ले गुल्ले में नहीं हो सकता है, जो कन्वेंशन रहा है, तो कई चीज़ें पारित नहीं होंगी, संसद चलेगी नहीं। क्या होगा इसका, प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जनता का दबाव पड़े
कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे लगता है कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री को डायरेक्टली भी रीच आउट करना चाहिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस तब भी नहीं मानती है फिर तो लोग उसी की तरफ उंगली उठाएंगे जी। पर ये जो बिल्कुल बातचीत नहीं होना, कटुता आ जाना, इसको मूल मुद्दा तो वो है, उसको कैसे ये, और वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली इस तरह से इतनी कटुता से नहीं चल सकती है। बिल्कुल, बहुत अहम है नीरजा, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष बातचीत की टेबल पर बैठते हैं और कुछ रास्ता निकालते हैं, या फिर इसी तरह की राजनीति आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और यदि हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है नए विचार और नई खोज। दुनिया के मुकाबले देश में धीमी है इनोवेशन की रफ्तार। इनोवेशन पर है सरकार और उद्योग जगत का जोर। नई पहल और खोजों से मानवता और अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए देश देशांतर, नमोन्मेष, सरकार और उद्योग, रात 8:30 बजे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर विकास विरोधी राजनीति का आरोप लगाया है। केरल दौरे पर गए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी से जुड़े विधेयक को संसद से पारित होने में रोड़ा अटका रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार से जुड़े विधेयकों पर पीछे नहीं हटेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को देश के विकास के खिलाफ पोजीशन किया है, और इस वक्त जो संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष, वो जो लोग विकास चाहते हैं और जो विकास रोकना चाहते हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी विकास को रोकने की दिशा में देश के उसने अपने आप को, अपनी स्थिति को लाके खड़ा किया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर एनडीए के भीतर फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखता। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी सहमति नहीं बनी है। उधर बीजेपी से भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाने की अपील की। हालांकि बीजेपी ने कहा कि सहमति बना ली जाएगी। बीजेपी की ओर से 1-2 दिनों में सीट बंटवारे का समाधान निकालने की बात का असर होता नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अब बीजेपी को बड़ा दिल रखने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी उदारता दिखाने की जरूरत है, और बाकी के जो घटक दल हैं उनको भी बहुत जिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जनता के बीच में जाना है। अब वक्त नहीं है कि बहुत हम लोग बैठकर दिल्ली में फैसला करने में इतना विलंब करें। सीट बंटवारे के मसले पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान से बातचीत के लिए शुक्रवार की सुबह बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव उनके घर पहुंचे। हालांकि गुरुवार को ही बीजेपी की ओर से कहा गया था कि सभी घटक दलों के साथ सम्मानपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। कोई नाराजगी की जानकारी नहीं है, और रामविलास जी बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, तो मिलजुल कर हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी इसके लिए कुशवाहा, रामविलास पासवान के साथ जीतन राम मांझी से बातचीत कर रही है। इन दलों ने आखिरी फैसले के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को अधिकृत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अब वाम दलों के बीच आज सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। 6 वाम दलों के बीच अब तक 221 सीटों पर सहमति बनी है। पटना में वाम दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सीपीआई 91, सीपीआईएमएल 78, सीपीएम 38, एसयूसीआई 6, फॉरवर्ड ब्लॉक 5 और आरएसपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने ओडिशा के अस्पतालों में बच्चों की मौत के बढ़ते मामलों पर राज्य पर निशाना साधा। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष कटक के सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को राहुल गांधी कटक के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल पहुंचे। हाल ही में इस हॉस्पिटल में 60 से ज्यादा नवजातों की मौत हुई थी।
इस अस्पताल को चलाने का कोई बड़ा काम नहीं है। उड़ीसा में पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपके पास माइंस हैं, आपके पास धन है, मगर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो उड़ीसा के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और लोगों से जुड़े मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की अनदेखी कर रही है। बहुत बड़े गैप्स छोड़ रहे हैं विकास में। अस्पताल की बात की, हेल्थ केयर की बात की, एजुकेशन की बात की, किसानों की बात की, और मैंने उनसे कहा कि ये मुद्दे जोरों से उठाएं। राहुल गांधी ने चिटफंड स्कीम के शिकार लोगों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने सिविल सोसाइटी और एनजीओ के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। 2 दिन के ओडिशा दौरे के आखिर में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सोशल जस्टिस कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध का पक्षधर है। उन्होंने बीएसएफ के साथ बातचीत के लिए दिल्ली आए पाकिस्तानी रेंजर्स को भरोसा दिया कि सीमा पर पहली गोली कभी भी भारत की ओर से दागी नहीं जाएगी। इस डीजी स्तर वार्ता में दोनों देश संघर्ष विराम को जारी रखने और संयुक्त गश्त पर भी सहमत हुए। पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी उमर फारूक ने बीएसएफ के साथ दूसरे दिन की बातचीत की शुरुआत के पहले शुक्रवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीएसएफ के डीजी की मौजूदगी में हुई इस मुलाकात में सीमा पर शांति का मुद्दा उठा तो गृहमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध चाहता है, इसलिए भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान की सीमा पर पहली गोली नहीं चलाएगा। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि भारत का यह संदेश पाकिस्तानी नेतृत्व तक पहुंचाने की बात जरूर कही गई है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने संघर्ष विराम जारी रखने और संवाद बढ़ाने का निर्णय किया है। ये भी तय हुआ कि पहले राजस्थान, गुजरात और पंजाब में दोनों मुल्कों के सुरक्षा बल संयुक्त गश्त करेंगे। बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ और मादक द्रव्यों की तस्करी का मामला भी उठाया। It was a meeting which was held in a very cordial and very constructive atmosphere, and we have resolved almost all our issues. Meeting was originally scheduled to take place only yesterday, but to work out the nitty-gritty of the mechanism, we are meeting today also. भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करने वाले बलों की ये बैठक 1.5 साल बाद हुई है। इसके बाद दोनों देशों के नियंत्रण रेखा की रक्षा करने वाली थल सेना के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत प्रस्तावित है। देखना यह है कि बातचीत के नतीजों को धरातल पर उतरने में कितना समय लगता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आज मकोका कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सजा का ऐलान सोमवार को होगा। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी। 2006 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में मकोका कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया है। लगभग 9 साल के लंबे इंतजार के बाद उपनगरीय ट्रेनों में हुए बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। मामले के एक अभियुक्त को कोर्ट ने बरी कर दिया। He has been acquitted of all the charges which he was charged. So far as the other accused are concerned, I must say that mainly they are found guilty of the offence under 120B, that is of conspiracy, read with 302 and 311 of the MCOC Act. So section 311 of the MCOC Act and 302 are the two sections which attract death penalty. ट्रायल के दौरान सरकारी वकीलों ने कुल 152 गवाह पेश किए थे, जबकि बचाव पक्ष ने 51 गवाह पेश किए थे। मामले की जांच करने वाले मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख केपीएस रघुवंशी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। करीब 900 लोग इंजर्ड हुए थे, बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए थे, उनको न्याय मिल गया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इन धमाकों में घायल हुए लोगों के दिलों में आज भी दर्द बरकरार है। इनको सजा देके मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। असली गुनाहगार है जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान भाग गए, यहाँ तो है नहीं, इनके हाथ में पकड़ में भी नहीं आए। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को कई लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बे में रखे गए प्रेशर कुकर बम से किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ और मोहलत मिल गई है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को लंबित 72 केस को 3 हफ्तों के भीतर अपने हाथ में लेने के आदेश दिए।
शीर्ष अदालत ने SIT और STF को भी जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने CBI को 3 हफ्ते के भीतर विशेष सरकारी वकीलों को भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जांच एजेंसी को कुल 48 वकील नियुक्त करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को किसी भी मामले की दोबारा जांच करने और आगे की जांच के लिए निचली अदालतों में जाने की भी छूट दी। कोर्ट ने CBI से 9 अक्टूबर तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। CBI ने अब तक 110 FIR दर्ज की हैं। विदेश मंत्रालय जल्द ही हिंदी में पासपोर्ट मैनुअल मुहैया कराएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भोपाल में जानकारी दी। पासपोर्ट समेत विदेश मंत्रालय के तमाम कागजात सिर्फ अंग्रेजी में ही होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विदेश मंत्रालय जल्द ही पासपोर्ट फॉर्म से लेकर पासपोर्ट पर छपी तमाम जानकारियां हिंदी में उपलब्ध कराएगा। पासपोर्ट मैनुअल अगर सिर्फ अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी में भी अनुवाद होगा, क्यों नहीं होगा। इस विश्व हिंदी सम्मेलन से कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे, अनुशंसाएं आएंगी, उन अनुशंसाओं पर काम किया जाएगा। अगर ऐसी अनुशंसा आई कि जितने भी मैनुअल हैं जो अभी केवल एक ही भाषा में उपलब्ध हैं वो सब दूसरी भाषा में भी, हिंदी में भी उपलब्ध होना चाहिए, तो उस अनुशंसा पे काम होगा। इसके अलावा सरकार विदेश मंत्रालय समेत तमाम मंत्रालयों में हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति कर सकती है। विदेश मंत्रालय अपने तमाम मिशन और कार्यालयों में इसकी जल्दी पहल कर सकता है। जैसे कहा अनुवादकों की कमी है, हमें जो कई पुस्तकें हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, उसका हिंदी में अनुवाद नहीं है, कई शब्दावली में भी कमी है। तो इन सब जब कमियों को हम पूरा कर सकेंगे तभी हम हर चीज़ को हिंदी में, हर कार्य को हिंदी में करने में सक्षम हो सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन खत्म होने पर हिंदी भाषा से जुड़े कई प्रस्ताव पारित होंगे। मंत्रालय की कोशिश होगी कि इन पर अमल किया जाए। प्रशांत पांडे के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी, भोपाल। और बात अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों की। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन अनुमान से बेहतर रहा है। मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा भी GDP के 1.6% से घटकर 1.2% रहा। जुलाई में IIP ग्रोथ 4.2% हो गई और बीते साल इस अवधि में IIP 0.9% थी। जुलाई में खनन क्षेत्र की ग्रोथ -0.9 से बढ़कर 1.3 रही। निर्माण क्षेत्र की ग्रोथ 4.6% से बढ़कर 4.7 और विद्युत क्षेत्र में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इस क्षेत्र में 1.3 से ग्रोथ बढ़कर 3.5% हो गई। जून के IIP ग्रोथ को 3.8% से संशोधित कर 4.4% कर दिया गया। अब संयुक्त राष्ट्र की इमारतों के बाहर बाकी देशों के साथ फलस्तीनी झंडा भी लहराएगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी मतों से पारित कर दिया। भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इजरायल ने प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। इजरायल और अमेरिका समेत 8 देशों ने विरोध में वोट दिया, जबकि 119 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन समेत कुल 45 देशों ने वोटिंग नहीं की। इनमें यूरोपीय संघ के कुछ देश भी शामिल थे। सदस्य देशों के तर्ज पर नॉन मेंबर ऑब्जर्वर्स को अब संयुक्त राष्ट्र की इमारतों के बाहर झंडा फहराने का अधिकार मिल गया है। इसमें वेटिकन के लिए भी रास्ता साफ हो गया। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फलस्तीनी प्राधिकरण को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर्स का दर्जा दिया था। जापान में आई भीषण बाढ़ में 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता हैं। जापान के उत्तरी शहर जोसो सिटी का पानी अब दूसरे शहरों में भी पहुंचने लगा है। इस बाढ़ को जापान में पिछले 60 वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है। चारों तरफ से पानी से घिरे मकान और इन्हीं मकानों के बीच से मदद के लिए पुकारते लोग। ये तस्वीरें जापान में बाढ़ से पैदा हुए हालात को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। पिछले 2-3 दिन में हुई भारी बारिश से जमा हुए पानी ने जापान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बाढ़ अब तक 3 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। ひどいひどいひどい、もう冷蔵庫もみんな出さなかったから、もう電気物は全部もう泳いじゃってるし、あと周りのものはみんなも自転車から何もみんな。 हालांकि प्रशासन ने राहत और बचाव काम तेज कर दिया है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा विस्थापितों की जिंदगी को पटरी पर लाना अब भी एक बड़ी चुनौती है। 現状において各省庁が全力でまず現実の対応をですね取り組むということを徹底することであります。 मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में तेज बारिश की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में प्रशासन स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों में दिन रात जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए
केंद्र, एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि एनआईए कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी के लिए किसी वरिष्ठ वकील की विशेष सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति की जाए। राजस्थान में एम्बुलेंस घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे भी जांच के दायरे में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलें अगले शुक्रवार को सार्वजनिक करेगी। लंबे समय से चल रही मांग के बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है। तीस्ता पर विदेश से फंड लेने के मामले में विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की 10 सदस्यों की एक टीम 2 दिन के दौरे पर है। इससे पहले पिछले महीने ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बाढ़ राहत कार्यों के लिए 21,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। माता अमृतानंदमयी ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे के लिए 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस मौके पर जेटली ने लोगों से बढ़ चढ़कर इस परियोजना में योगदान देने की अपील की है। शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 25,610 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1 अंक गिरकर 7,789 अंकों पर बंद हुआ। यमन और सोमालिया के बीच नाव पर हुए हमले में 7 भारतीयों में से 6 की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। हमले के दौरान नाव में 21 भारतीय सवार थे। सिंगापुर में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री ली सिन लूंग को अपने करियर की सबसे कड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के नतीजे आधी रात तक मिल जाने की उम्मीद है। 7वें महिला जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को 9-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम की कप्तान रानी ने इस मैच में हैट्रिक लगाई।